नमस्कार छात्रों, अभी के लेक्चर में हम अनुवाद मूल्यांकन से संबंधित बातें थोड़ी सी देखने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने अनुवाद पुनरीक्षण को लेकर बातें की है। अनुवाद के संदर्भ में अनुवाद मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके चलते अनुवाद की सफलता असफलता वहाँ पे आंकी जाती है। इसलिए अनुवाद के क्षेत्र में विद्वानों ने मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया है और उसके आधार पर अनुदित पाठ की सफलता को वहाँ पे उन्होंने परखने की कोशिश की है। तो ये मूल्यांकन जो है, अनुवाद मूल्यांकन उस प्रस्तुत पाठ के लिए या अनुदित पाठ के लिए होना जरूरी है। इसको लेकर विशेषतः डॉक्टर सुरेश कुमार जी ने इसके संदर्भ में अपनी बातें कही है और वे अनुवाद मूल्यांकन में सममूल्यता सिद्धांत जो है अनुवाद में आता है, उसको लेकर थोड़ा सा बात करते हैं। सममूल्यता सिद्धांत के आधार पर अगर मूल्यांकन की बात की जाए तो वहाँ पे हम देखते हैं कि मूल पाठ में जो भी कुछ लिखा गया है उसके समान ही या उसके सममूल्य ही अनुदित पाठ में अगर वो विषय वहाँ पे प्रस्तुत हुआ है तो मूल्यांकन की स्थिति वहाँ पे सफलता की तरफ चली जाती है। और हम वो देखते हैं कि ये मूल्यांकन जो है विशेषतः गठन पक्ष और संदेश पक्ष इस दो स्थितियों में चलता है। अर्थात देखिएगा कि मराठी की कोई रचना है और हिंदी की कोई रचना है, तो मराठी की रचना की अपनी एक भाषा है, अपनी एक गठन की क्षमता है, उसकी एक भाषिक व्यवस्था है, और हिंदी की अपनी एक गठन क्षमता है, उसकी एक भाषिक व्यवस्था है। तो इस दौरान जो है अनुवादक जो है मराठी की बातों को हिंदी में जब लेके जाता है तो भाषिक स्तर पर गठन की जो प्रक्रिया चलती है तो वहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन आने की संभावना होती है। और दूसरे स्तर पर विद्वान मानते हैं कि संदेश पक्ष को लेकर भी वहाँ पे थोड़ा सा संभावना बनी रहती है कि अनुवाद गलत हो सकता है। डॉक्टर सुरेश कुमार कहते हैं कि दो सममूल्य पाठों के बीच समानता के एक तरफा संबंध को अनुवाद कहा जाता है। दो सममूल्य पाठों के बीच समानता के एक तरफा संबंध को, मतलब दो सममूल्य मतलब समान स्तर के जो पाठ है उनके समानता के एक तरफा संबंध को, मतलब दोनों पाठ एक जैसे लगने चाहिए, एक तरफा संबंध को अनुवाद कहा जाता है। ठीक इसी तरह दो सममूल्य पाठों की विश्लेषणात्मक तुलना की जाती है, मतलब दो समान महत्व रखने वाले पाठ जो है उसकी तुलना जब की जाती है तो फिर जो निष्कर्ष निकलता है उसे मूल्यांकन कहते हैं। मतलब दो समान महत्व रखने वाले पाठों की अगर तुलना की जाए और उससे जो भी कुछ निष्कर्ष निकलते हैं उसे मूल्यांकन कह सकते हैं। अनुवाद की निष्पत्ति की संभावना को लेकर क्षतिपूर्ति के नियम का अत्यधिक महत्व है। अर्थात अनुवाद की जो निष्पत्ति है, अनुवाद किस प्रकार बना है, तो उसमें यह महत्वपूर्ण बन जाता है, उसमें यह संभावना बनी रहती है कि उसमें क्षतिपूर्ति कितनी की गई है। अर्थात मूल रचना में लिखी गई बातें और अनुदित पाठ में प्रस्तुत होने वाली बातें, उसमें क्षतिपूर्ति की संभावना कहाँ तक बनी हुई है, इसको लेकर वहाँ पे अनुवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात बन जाती है। मूल्यांकन की कसौटी का यह महत्वपूर्ण नियम साहित्येतर पाठों की अपेक्षा साहित्यिक पाठ पर अधिक लागू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अनुवाद जो है विशेषतः साहित्यिक पाठ और साहित्येतर पाठ इन दो स्तरों पर चलता है। तो ये मूल्यांकन जो प्रक्रिया जो चलती है इसमें भी क्षतिपूर्ति की जो बात है या क्षतिपूर्ति का जो नियम है ये विशेषता साहित्यिक पाठ के संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। साहित्येतर पाठ में ये क्षतिपूर्ति की व्यवस्था जो है या उतनी मात्रा में जितनी साहित्यिक पाठ में लागू हो जाती है उतनी साहित्येतर पाठ में लागू नहीं होती। मूल भाषा पाठ अर्थात स्रोत भाषा, मतलब जहां से हम अनुवाद की सामग्री ले रहे हैं, मूल भाषा पाठ अर्थात स्रोत भाषा पाठ जब लक्ष्य भाषा में अनुदित होता है, अर्थात मूल भाषा पाठ लक्ष्य भाषा में अनुदित होता है, तब यह मानकर चलना चाहिए कि क्षति तो होगी ही। मतलब जब कोई भी पाठ या कोई मराठी का पाठ हिंदी में हम उसको लेके जा रहे हैं तो वहां पे ये संभावना हमें ध्यान में रखनी है कि उसमें कुछ तो मात्रा में वहां पे क्षति होने वाली है, अर्थात क्षति वहां पे होगी ही। क्षति मतलब उसमें कुछ तो कमियां रहने वाली है।
यह क्षति जो है गठन के पक्ष में होती है और संदेश के पक्ष में भी होती है। अर्थात ये जो कमियां जो रहती है बहुत बार भाषा के गठन के पक्ष में होती है और बहुत बार संदेश के पक्ष में भी होती है। इस क्षति को मिटाने का प्रयास भी किया जाता है, मतलब ये जो कमियां जो रहती है उनको कम से कम करने का भी प्रयास किया जाता है। लेकिन साहित्यतर अनुवाद की कुछ क्षति जो है होती भी है तो उसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती, लेकिन साहित्यिक कोटि के अनुवाद में अगर ऐसी क्षति हुई है तो उसकी ज्यादा चर्चा हो जाती है, क्योंकि साहित्यिक पाठ में गुणात्मकता को ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसकी गुरुता या उसकी सशक्तता कुछ अधिक मायने रखती है। इसका कारण यह है कि साहित्यिक पाठों में गुणात्मकता कुछ अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। अर्थात गुणात्मकता को महत्व होने के कारण साहित्यिक पाठ में हुई जो क्षति है उसकी ज्यादा चर्चा हो जाती है, और ये उसकी गुणात्मकता के कारण वहां पे चर्चा होना स्वाभाविक है। देखिए, और बात जो है आगे यही मानकर चलना होता है कि साहित्यिक अनुवाद में क्षति कम से कम हो, अर्थात साहित्यिक पाठ में जो है क्षति जो है कम से कम हो। क्षति की अधिक संभावना अधिक रहती है तो ये निश्चित है, निश्चित नहीं, लेकिन अनुवादक यदि पूरी तरह सक्षम न हो तो क्षति अवश्य होती है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि अनुवाद करते समय कम से कम कमियां या कम से कम क्षति वहां पे रहनी चाहिए, त्रुटियां कम से कम होनी चाहिए। अगर अनुवादक उतना सक्षम है, अनुवादक उतना प्रभावशाली है, क्षमतावान है, अनुभवी है, तो वहां पे क्षति कम से कम होगी। और अनुवादक अगर अधिक सक्षम नहीं है तो वहां पे क्षति की संभावना बन जाती है। अनुवादक की क्षमता पर निर्भर करता है कि क्षति कितने हद तक होगी। अर्थात यहाँ पे महत्वपूर्ण बात अनुवादक की तरफ आ जाती है कि अनुवादक अगर उतना अनुभवी नहीं है, उतना क्षमतावान नहीं है, तो वहां पे क्षति होना निश्चित है। क्षति किस पक्ष में अधिक मात्रा में होती है ये भी एक विवाद का मुद्दा है। मतलब अनुवादित पाठ में ये जो कमियां रह जाती है या जो क्षतियां होती है तो किस पक्ष में होती है। एक पक्ष वो होता है कि गठन का पक्ष, मतलब मूल रचना के संदेश को या मूल रचना के सामग्री को अनुदित पाठ की भाषा में गठन करना या उसको व्यवस्थित तरीके से वहां पे प्रस्तुत करना, यह एक पक्ष हो जाता है। और दूसरा संदेश पक्ष, मतलब मूल पाठ में जो भी कुछ संदेश दिया है उस पक्ष के आधार पर भी वहां पे क्षति हो जाती है। तो क्षति होने के दो पक्ष हम कह सकते हैं, गठन पक्ष और दूसरा संदेश पक्ष। तो ऐसे समय में अनुवाद में क्षति किस पक्ष की अधिक होती है, अर्थात गठन पक्ष की क्षति होती है या फिर संदेश पक्ष की अधिक क्षति होती है, यह एक विवाद का मुद्दा है। मतलब अनुवाद के संदर्भ में ये जब अनुवाद का मूल्यांकन किया जाता है तब उसमें ये दो बातें देखनी जरूरी हो जाती है कि अनुदित पाठ में क्षति या कमियां जो है कौन से पक्ष में ज्यादा हुई है, और ये देखना भी मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण काम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुण और परिणामों में मूल भाषा पाठ की जो क्षति होती है क्या वह मूल भाषा पाठ में पूर्ण हो जाती है। अर्थात देखिए, गुण और परिणामों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो मूल पाठ में ही अगर कुछ कमियां हैं, क्षतियां हैं, तो क्या लक्ष्य भाषा में उसकी पूर्तता नहीं हो पाती। मूल भाषा पाठ की शैली यदि सुघड़ और लक्ष्य भाषा पाठ में यह उतनी सुघड़ता के साथ नहीं आ पाई है तो यह माना जाएगा कि अनुवाद का गठन पक्ष जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। मतलब मूल भाषा पाठ की शैली सुघड़ता के साथ वहां पे प्रस्तुत है और अनुदित पाठ में वही शैली अगर थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुई है या वो उसमें सुघड़ता नहीं आ पाई है तो समझ लीजिएगा कि वहां पे गठन पक्ष में क्षतिग्रस्तता आ गई है। दूसरे शब्दों में यदि अनुवाद की कथन शैली मूल भाषा पाठ की कथन शैली के मुकाबले कम प्रभावी है तो उसे गठन पक्ष की क्षति कहा जा सकता है। मतलब मूल भाषा पाठ की जो कथन शैली है, कहने का जो ढंग है, मतलब मूल भाषा पाठ में जो लेखक अपनी बातें जिस ढंग से कहता है उस शैली में और लक्ष्य भाषा पाठ में अगर वो उतनी प्रभावता नहीं है या प्रभावात्मकता नहीं है तो समझ लीजिएगा कि वहां पे गठन पक्ष में क्षति हुई है। ठीक इसी तरह से मूल भाषा पाठ का कथ्य या संदेश लक्ष्य भाषा पाठ में मूल की भांति प्रभावक्षम पद्धति से नहीं उतरता तो इसे संदेश पक्ष की हानि माना जाएगा। मतलब
मूल भाषा पाठ में जो संदेश प्रस्तुत हुआ है, अगर उतनी मात्रा में या उतने ही प्रभाव के साथ संदेश अगर लक्ष्य भाषा पाठ में, अनुदित पाठ में प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो समझ लीजिएगा कि वहां पे संदेश पक्ष की क्षति जो है उसको माना जाएगा। मूल भाषा पाठ जब किसी अन्य भाषा में अनुदित हो जाता है तो उसमें थोड़ी बहुत क्षति होगी, यह मानकर चलना ही होता है। मतलब जब कोई एकाध पाठ किसी दूसरी भाषा में जब चला जाता है या अनुवादित होता है, तब उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में क्षति होगी, ये मानकर चलना होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुवाद में मूल भाषा पाठ की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति भी होनी अनुदित पाठ में जरूरी है। अर्थात मूल भाषा पाठ में जो भी कुछ क्षति हुई है उसकी पूर्ति जो है अनुदित पाठ में होनी आवश्यक है। पाठ एक भाषा की विशेषताओं से वंचित हो जाता है तो दूसरी अर्थात लक्ष्य भाषा की विशेषताओं द्वारा उसकी पूर्ति भी होनी चाहिए। मतलब मूल भाषा में अगर कुछ कमियां रही है तो उसकी कमियां जो है लक्ष्य भाषी पाठ में दूर होनी चाहिए या उसकी पूर्ति होनी चाहिए। गुण और परिणामों की पूर्ति कहाँ तक हो पाती है, यह भी अनुवाद के मूल्यांकन का एक मूलाधार होती है। मतलब मूल भाषा के जो गुण है, मूल भाषा के जो परिणाम है, उसकी क्षति जितनी मात्रा में वहां पे अनुदित पाठ में पूर्ण हो जाती है या पूर्ति हो जाती है, ये भी एक मूल्यांकन का आधार वहां पे महत्वपूर्ण बन जाता है। अब क्षतिपूर्ति के नियम के संदर्भ में संदेश पक्ष और गठन पक्ष की चर्चा यहाँ पे करनी जरूरी लगती है। देखिए, अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि गठन पक्ष की क्षति अधिक मात्रा में होती है, अर्थात भाषा बदलने के कारण, भाषा की व्यवस्था ही बदलने के कारण वहां पे ज्यादातर क्षति जो है गठन पक्ष में होती है, ऐसा विद्वानों का मानना है। संभवतः इसलिए कि गठन पक्ष में क्षति होने के लायक बहुत कुछ होता है। मतलब अब भाषा ही बदल रही है, मराठी से हिंदी में हम उसको लेके जा रहे हैं, तो हिंदी की भाषिक व्यवस्था के अनुसार वहां पे परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन जितनी मात्रा में होगा उतनी मात्रा में क्षति की वहां पे संभावनाएं बढ़ती है। अनुवाद करते समय मूल भाषा के अलंकार, अनुप्रास, श्लेष, यमक, शैलीगत पर्यायों में से किसी एक को चुनना आदि कई समस्याएं जो है सामने आ जाती है। देखिए, अनुवाद करते समय कभी कभार लेखक ने अलंकारों का प्रयोग किया होता है, यमक का प्रयोग किया होता है, श्लेष अलंकार, शैलीगत पर्यायों का प्रयोग किया होता है और अनुप्रास अलंकारों का भी प्रयोग किया होता है। तो ऐसे समय में अनुवादक के पास ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है कि उन्हीं अलंकारों को उस रूप में अनुदित पाठ में लाना, ये एक महत्वपूर्ण समस्या आ जाती है। शैलीगत पर्याय को चुनना एक कठिन काम माना जाता है। मतलब शैली के स्तर पर, अर्थात लिखने के प्रस्तुति के स्तर पर उसके पर्याय को चुनना भी एक महत्वपूर्ण समस्या जो है या कठिन काम जो है अनुवाद के संदर्भ में माना जाता है। उदाहरण के लिए, अनुवाद में हिंदी की संस्कृत निष्ठता को चुने या उर्दू निष्ठता को चुने, ये भी एक प्रश्न वहां पे बन जाता है। मतलब कब देखिए, हमारी हिंदी जो है संस्कृत की उत्तराधिकारणी है और हम देखते हैं कि प्रभाव या प्रदेश प्रभाव के कारण जो है यहाँ पे हिंदी में ज्यादातर शब्दावली जो है उर्दू की आ जाती है या उर्दू मिश्रित हिंदी वहां पे आ जाती है। तो हिंदी में जब हम अनुवाद कर रहे हैं तो वहां पे शैली के स्तर पर ये महत्वपूर्ण मतलब निर्णय लेना पड़ता है कि वह भाषा संस्कृत निष्ठ रखे या उर्दू निष्ठित रखे। तो इसको चुनना भी एक प्रश्न जो वहां पे बन जाता है। देखिए, ईश्वर न करे खुदा न खास्ता, अर्थात ईश्वर न करे ये संस्कृत निष्ठ शैली है और खुदा न खास्ता ये जो है ये उर्दू निष्ठ शैली है। तो वाक्य की दीर्घता चुने या लघुता चुने, मतलब कोई मूल भाषा पाठ में कोई वाक्य जो है दीर्घता के साथ प्रस्तुत होता है तो उसकी दीर्घता चुने या लघुता चुने, शैली को सामासिक रखे या न रखे, ये भी बहुत सारे प्रश्न जो है या चुनौतियां वहां पे सामने आ जाती है। शब्द कम विपर्य विशिष्ट सामाजिक रूढ़ी परंपराओं में किसे चुने, जैसे मराठी के वट सावित्री पूर्णिमा के लिए हिंदी का व्रत जो है करवा चौथ विकल्प हो सकता है या नहीं। अब देखिएगा कि महाराष्ट्र में एक महिलाओं का त्योहार आ जाता है जिसको वट सावित्री की पूर्णिमा कहा जाता है, वट सावित्री की पूजा कहा जाता है। तो ये महाराष्ट्र के संदर्भ में प्रचलित है, मराठी की किसी रचना में इसका वर्णन आया है या उसका उल्लेख हुआ है।
तो अनुवादक के सामने यह प्रश्न बन जाता है कि वट सावित्री की पूजा जिस प्रकार हिंदी भाषी पाठकों के लिए अगर हम उस रचना को लेके जा रहे हैं, तो हिंदी भाषी पाठकों में करवा चौथ नामक एक प्रथा जो है या वहां पे त्योहार मनाया जाता है, उसको वट सावित्री के समान ही चुने या वहां पे उसका उल्लेख किया जाए या उसको लिखे या न लिखे, ये भी चुनाव जो है शैली के संदर्भ में वहां पे आ जाता है। हिंदी में होली के लिए मराठी में जो विकल्प है धुलवड़ या धूलिवंदन या रंग पंचमी चुने, ये भी एक अनुवादक के सामने शैली के स्तर पर प्रश्न बन जाता है। ऐसे बहुत सारे सांस्कृतिक सामाजिक विभेदकता जो है अनुवादक के लिए चुनौती लेकर सामने आते हैं। संस्कृत के द्योतक शब्दों के लिए विकल्प कैसे चुने, मतलब जो संस्कृत निष्ठ शब्द है उनके लिए विकल्प कैसे चुने, ये भी एक चुनौती वहां पे आ जाती है। मराठी के घाघरी फूंकने के लिए हिंदी में कोई निकटतम छोड़िए दूर दूर तक कोई विकल्प नहीं है। मतलब घाघरी फूंकने ये भी एक प्रथा जो है मराठी समाज में प्रचलित है। ये प्रथा जो है कहीं पर भी हिंदी भाषी प्रदेश में मौजूद नहीं है। दूसरे स्तर पर हम देखते हैं कि बलूत वाली प्रथा जो है महाराष्ट्र में प्रचलित है, बाहर कहीं पर भी बलूत की प्रथा वहां पे प्रचलित नहीं है। तो ऐसे समय में वहां पे बलूत के लिए क्या पर्याय रखा जाए, ये भी एक चुनौती वहां पे अनुवादक के सामने आ जाती है शैली के स्तर पर। तो ये इस प्रकार शैली के स्तर पर चुनौतियां उभरने के कारण जो है गठन पक्ष में विभेदकता आ जाती है, गठन पक्ष में जो है परिवर्तन आ जाता है, और ये परिवर्तन जितना अधिक होगा वो मूल्यांकन के लिए उस भाषा के जो सममूल्यता जो है उसमें वो ज्यादा अंतर लाता है। तो इस तरह से देखिए, ठीक इसी तरह हिंदी के गौना से मिलती जुलती कोई विधि जो है मराठी में नहीं है। आंचलिक शब्द मूलतः मानक शब्द ही होते हैं, लेकिन घिसते घिसते कुछ ऐसा रूप धारण कर लेते हैं कि अनुवाद करते करते अनुवादक दिन में तारे देख लेता है। मतलब कुछ आंचलिक शब्द जो होते हैं तो वो उसका ज्यादा प्रचलन होने के कारण जो है उसको उस पाठ में लिखा जाता है, और अनुवादक के सामने जब वो शब्द आ जाता है तब वह बहुत बड़ी चुनौती लेकर आते हैं। अर्थात अनुवादक दिन में तारे भी देख सकता है। उदाहरण के तौर पर मराठी का प्रचलित आंचलिक शब्द है सवरात, अर्थात खूप सवरात है, खूप सवरात करतो। ये जो कुछ हमारा शब्द है सवरात, मूलतः ये स्वार्थ का बिगड़ा हुआ रूप है। मतलब स्वार्थ जो शब्द है उसका अपभ्रंश हुआ मराठी का सवरात शब्द है। अगर ये शब्द मराठी पाठ में अगर आ जाता है तो अनुवादक अगर उतनी समझ रखता है, उसके पास उतनी क्षमता है, तब वो सवरात के लिए स्वार्थ के संदर्भ में या उसके अनुरूप उसके समक्ष समान वाला जो पक्ष शब्द है वहां पे चुनेगा, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या जो है इस शब्द को लेकर वहां पे निर्माण हो सकती है। मराठी में एक गाली बड़ी प्रसिद्ध है जो मुख्यतः शरारती बच्चों के लिए प्रयुक्त की जाती है, डैम्बिस। अब मराठी में एक डैम्बिस नामक गाली दी जाती है। मैं उस समय हैरत में पड़ गई जब मुझे पता चला कि अंग्रेजी में डैम इट का बिगड़ा हुआ रूप ये डैम्बिस ये गाली है। अर्थात ये लेखिका को मानना यह है कि डैम्बिस जो मराठी की गाली है तो अंग्रेजी में एक प्रचलन है डैमिट कहने की, ये डैमिट से उसका अपभ्रंश होकर ये डैम्बिस शब्द बना है। मिथिकीय संदर्भ जैसे बकासुर का मतलब बहुत खाने वाला, कुंभकर्ण मतलब बहुत सोने वाला, अर्थात ये संदर्भ भी जो है अनुवादक के सामने बहुत बड़े प्रश्न लेकर या चुनौती लेकर सामने आ सकते हैं। मोहिनी रूप, भस्मासुर मतलब अपने ही जाल में फंसकर समाप्त हुआ व्यक्ति, अहिल्या मतलब अकारण अन्याय का शिकार हुई स्त्री। मतलब ये जो कुछ बातें जो है ये संदर्भ जो है अनुदित पाठ में मूल्यांकन के स्तर पर जो है वहां पे आ जाते हैं। अनुवाद करते समय इन सभी संभावनाओं को, इन शैली के विभेदकता को पहचानना जरूरी है। ऐसे शैलीगत विकल्प वाक्य की दीर्घता, लघुता, शब्द क्रम विपर्य, सामाजिकता, रूढ़ी परंपराओं से जुड़ी शब्दावली, सांस्कृतिक शब्दावली, आंचलिक शब्दावली, मिथकीय संदर्भ आदि का 100% अनुवाद संभव नहीं है। इस स्थिति में अनुवाद क्षति का शिकार होता ही है। गठन के पक्ष को इसकी हानि सहनी पड़ती है। अर्थात
भाषा में बहुत सारे संदर्भ आने के कारण सामाजिक रूढ़ियाँ, सांस्कृतिक रूढ़ियाँ, सामाजिक प्रथाएं, इसके कारण वहाँ पे बदलाव आने के कारण जो है ज़्यादातर अनुवाद में क्षति कहाँ पे आती है, तो गठन पक्ष के संदर्भ में क्षति आ जाती है। और ये आना स्वाभाविक है, क्योंकि भाषा का ही रूप बदल जाता है तो गठन पक्ष की क्षतियाँ वहाँ पे सामने आती है। गठन पक्ष जितना मुखर होगा, अनुवाद में क्षति की संभावना उतनी ही अधिक होगी। मतलब गठन पक्ष में जितनी भी हम देखते हैं कि विभेदकता मिलेगी, उतनी क्षति की संभावना अधिक बन जाती है। संदेश पक्ष कैसा है, इस बात पर भी क्षति की न्यूनता या अधिकता निर्भर करती है। यह बात गठन पक्ष के ठीक विपरीत है। यदि संदेश पक्ष समृद्ध है तो अनुवाद को झेल सकता है। मतलब अनुवादक ने वहां पे अगर सावधानी बरती है कि भले ही भाषिक विभेदकता उस पाठ में बहुत ज्यादा आ गई है, लेकिन संदेश के स्तर पर अनुवादक ने सूझबूझ के साथ अपनी क्षमता के आधार पर प्रस्तुत संदेश को ज्यों का त्यों अगर अनुदित पाठ में वहां पे रखा है, तो वहां पे मूल्यांकन के स्तर पर जो है सममूल्यता सिद्धांत का निर्वहन वहां पे किया गया दिखाई देता है। मूल रचना का भावात्मक सौंदर्य, उसका प्रभाव, अंतर्दृष्टि की भव्यता आदि बातें अनुवाद में प्रतिबिंबित हो जाती है। अनुवाद में संदेश पक्ष की मुखरता कभी बाधा का काम नहीं करती। अर्थात अनुवादक ने अगर ठीक तरह से उसको ग्रहण किया है, उसको बोधगम्य हुआ है वो पाठ, तो समझ लीजिएगा कि संदेश के पक्ष में ज्यादा क्षतियां होना संभव नहीं है। कथ्य एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते समय पाठ का भाव पक्ष या उसकी प्रकृति कभी बाधा नहीं बनती। रचना का कथ्य जितना जबरदस्त होगा, उसका संदेश पक्ष उतना ही समृद्ध होगा, अनुवाद की क्षति उतनी ही कम होगी। अर्थात संदेश पक्ष जितना मुखर होगा, अनुवाद की हानि उतनी ही कम होगी। अर्थात संदेश पक्ष में अनुवादक ने जो सूझबूझ के साथ अपनी वहां पे क्षमता दिखाई है, उसके आधार पर संदेश पक्ष में क्षति भी कम होगी। अर्थात संदेश पक्ष जितना मुखर होगा, अनुवाद की हानि भी उतनी कम होगी। इस संदर्भ में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुवादक जितना सक्षम होगा, संदेश पक्ष की हानि उतनी ही कम होगी। मतलब अनुवादक कितना अनुभवी है, अनुवादक के पास कितनी क्षमता है, उसके आधार पर संदेश पक्ष की क्षतियां जो है कम अधिक मात्रा में दिखाई देती है। अनुवाद सशक्त बनता है या अशक्त बनता है, यह बहुत हद तक अनुवादक की क्षमता पर निर्भर करता है। अर्थात संदेश पक्ष की जो क्षतियां होती है, कमियां जो होती है, उसको हम पूर्णतः जो है अनुवादक के ऊपर निर्भर कर सकते हैं। अनुवादक अगर उतना क्षमतावान है, उतना अनुभवी है, तो संदेश पक्ष की जो क्षतियां जो है वहां पे कम मात्रा में दिखाई देती है। तो इस तरह से अनुवाद मूल्यांकन के संदर्भ में कुछ निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष बहुत जरूरी माने गए हैं, उसको भी थोड़ा सा देखना जरूरी है। देखिए, अनुवाद मूल्यांकन जब किया जाता है तो उसके कुछ निष्कर्ष आ जाते हैं। अनुवाद जितने प्रकार के होते हैं उतने ही प्रकार के उसके निष्कर्ष बन सकते हैं। मतलब अनुवाद के जितने प्रकार है उतने प्रकार के उसके निष्कर्ष जो है बनाए जा सकते हैं मूल्यांकन के लिए। अनुवाद मूल्यांकन में रचना की श्रेष्ठता या निकृष्टता किन बातों को आधार बनाकर तय की जाती है, ये देखना महत्वपूर्ण बात है। मतलब अनुवाद मूल्यांकन करते समय उस रचना की श्रेष्ठता और निकृष्टता किन निष्कर्षों के आधार पर बनाई जाती है, तय की जाती है, ये बात देखना महत्वपूर्ण बन जाता है। यही बातें अनुवाद मूल्यांकन के निष्कर्ष में आ जाती है। अर्थात वह पाठ श्रेष्ठ बना है या निकृष्ट बना है, इसके लिए क्या निष्कर्ष अपनाए गए हैं, इसको देखना भी मूल्यांकन में महत्वपूर्ण माना गया है। मूल्यांकन के निष्कर्ष कई बार मूल्यांकनकर्ता पर आधारित हो सकते हैं। अर्थात मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति कौन है, उसके ऊपर भी मूल्यांकन के निष्कर्ष जो है आधारित हो सकते हैं। अनुवाद को लेकर एक मान्यता है कि अनुवाद न लगे। देखिए, अनुवाद के संदर्भ में ऐसा भी कहा जाता है कि अनुदित पाठ जो है अनुवाद नहीं लगना चाहिए। अर्थात अनुवाद जो है स्वाभाविक तौर पर मूल रचना के समान ही लगना चाहिए, अनुवाद न लगना चाहिए। अर्थात कृत्रिमता जो है उसमें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कई तर्क दिए जाते हैं। अनुवाद सहज स्वाभाविक लगना चाहिए। अर्थात अनुवाद न लगे बल्कि वह सहज स्वाभाविक लगे। दूसरी मान्यता यह होती है कि अनुवाद ही लगना चाहिए, न कि मौलिक रचना लगनी चाहिए। अर्थात अनुवाद दूसरे स्तर पर लिखी जाने वाली रचना होने के कारण वो मौलिक रचना नहीं लगनी चाहिए, वो अनुवाद ही होना चाहिए।
एक बात तो स्पष्ट है कि साहित्यिक अनुवाद के निकष अलग होंगे और साहित्येतर अनुवाद के निकष अलग होंगे। अर्थात हम कह रहे थे कि अनुवाद में जो सामग्री हम अपनाते हैं वो सामग्री विशेषता साहित्यिक सामग्री और साहित्येतर सामग्री, ये दो भागों में हम उसको बांट सकते हैं। और इसके मूल्यांकन के निकष जो है, साहित्यिक सामग्री के निकष अलग रहेंगे मूल्यांकन के, और साहित्येतर सामग्री के निकष अलग रहेंगे। अनुवाद की सफलता कोई सार्वभौमिक या सार्वभाषिक निकष, सफलता के लिए कोई सार्वभौमिक या सार्वभाषिक निकष नहीं होता। अनुवाद की सफलता का व्यक्ति सापेक्ष पहलू यदि देखा जाए तो वह अनुवादक की सक्षमता होती है। अर्थात अनुवाद की सफलता, पूर्णता जो है अनुवादक की सक्षमता, अनुवादक की अनुभवता, उस पर ऊपर निर्भर करती है। एक कुशल अनुवादक ही इस बात का निर्णय कर सकता है कि लक्ष्य भाषा का प्रयोग कितनी खूबी के साथ किया जा सकता है। अर्थात जो माहिर अनुवादक है, बहुत ही अनुभवी अनुवादक है, जो पूर्ण क्षमतावान अनुवादक है, वही जो लक्ष्य भाषा पाठ की जो है उसकी खूबी को पहचान सकता है। स्रोत भाषा पाठ में निहित विचारों की अभिव्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि अनुवादक मूल लेखक के साथ तादात्म्य स्थापित करे। मतलब अनुवादक ने मूल लेखक के साथ तादात्म्य स्थापित करना जरूरी है। जब तक यह तादात्म्य संभव नहीं होगा तब तक स्वयं अनुवादक स्रोत भाषा पाठ का बोधन नहीं कर पाएगा। मतलब अनुवादक ने अनुवाद करते समय मूल लेखक द्वारा लिखी गई बातों को तादात्म्य के साथ अर्थात एकरूप होकर ही समझनी जरूरी है। जब तक ये एकरूपता नहीं आएगी तब तक जो है स्रोत भाषा पाठ में उसका बोधन करना संभव नहीं है। अनुवाद मूल्यांकन की कसौटियों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा पाठ लक्षिता है। पाठ लक्षिता मतलब उस अनुदित पाठ के जो पाठक है उसको लेकर अनुवाद किया जा रहा है, तो वहां पे अनुवाद मूल्यांकन की कसौटियां थोड़ी सी अलग हो जाती है। कैसे? देखिए, अनुवादक के लिए लक्ष्य भाषा का पाठक कितना महत्वपूर्ण है, यह बात एक महत्वपूर्ण निकष बन जाता है। यदि अनुवादक की दृष्टि में पाठक महत्वपूर्ण है तो वह पाठ की उपेक्षा कर अपना ध्यान पाठक पर केंद्रित करता है। उदाहरणार्थ, ओडका एक शब्द है जो अंग्रेजी शराब के लिए प्रचलित है। तो ओडका एक रूसी शराब है जो गेहूं आदि सड़ाकर जो है बनाई जाती है। अनुवादक यदि पाठक लक्षी है या अनुवादित पाठ जो पाठ्य लक्षी है, पाठकों को केंद्र में रखकर अगर अनुवाद किया जा रहा है तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि कितने पाठक ओडका शब्द का अर्थ समझ पाएंगे। और तो पाठक लक्षिता के ध्यान में रखकर इसे भांग या इसके समान कोई दूसरा शब्द जो है पर्याय के रूप में वहां पे देना उचित रहेगा। अर्थात अनुवाद किसके लिए किया जा रहा है, यह एक महत्वपूर्ण बात है। यदि अनुवादक की दृष्टि से पाठ्यलक्षी अर्थात पाठक ही महत्वपूर्ण है, अनुवादित पाठ का पाठक महत्वपूर्ण है, तो वहां पे अनुवादक की दृष्टि में पाठ महत्वपूर्ण है तो वो ओडका का लिप्यांतर करेगा। अर्थात वहां पे लिप्यांतर, ओडका सिर्फ अंग्रेजी में जो लिखा जाता है उसको सिर्फ लिपि का अंतरण किया जाएगा, रोमन लिपि के बजाय देवनागरी में उसको लिपिबद्ध किया जाएगा अर्थात लिप्यंतरण किया जाएगा। अर्थात मूल्यांकन में अनुदित पाठ किसके लिए बनाया जा रहा है, पाठकों को केंद्र में रखकर बनाया जा रहा है या मूल सामग्री को लेकर ये पाठ बनाया जा रहा है, उसको लेकर भी अनुवाद के मूल्यांकन के निकष वहां पे सामने आ जाते हैं। पाठ लक्षिता अनुवाद की महत्वपूर्ण कसौटी हो सकती है। पाठ की सभी विशेषताएं अनुवाद में शामिल होती है तो ही वह अनुवाद अच्छा माना जाता है। पाठ की सभी विशेषताएं अनुवाद में अगर शामिल हो जाती है तो ही वह अच्छा अनुवाद माना जाता है। इसमें पाठक आदि को भूलकर अनुवादक अपने नियत या लक्ष्य बिंदुओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। लक्ष्य भाषा अनुवाद में अनुवादक जिन बिंदुओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है वे बिंदु कई बार अर्थ पक्ष से संबंधित हो सकते हैं, कई बार यह बिंदु शैली पक्ष से संबंधित हो सकते हैं और कई बार ये बिंदु जो है सौंदर्य पक्ष से संबंधित भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अनुदित पाठ के मूल्यांकन में ये बात देखना जरूरी होता है कि पाठ में क्षति जो है गठन पक्ष की होती है या संदेश पक्ष की होती है। साथ ही साथ निकष के आधार पर अगर हम देखेंगे कि वह पाठ लक्ष्य भाषी पाठकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है या उसको केंद्र में रखकर बनाया जा रहा है, तो उस आधार पर उस मूल्यांकन के निकष जो है वहां पे सामने आ जाते हैं या उस प्रकार से उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो अनुवाद मूल्यांकन जो है एक प्रकार से
अनुवाद की सफलता असफलता को आंकने का एक जरिया है या आंकने की एक पद्धति है, और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सामग्री के आधार पर उसके मूल्यांकन के निकष जो है अलग अलग बनाए जा सकते हैं या बन सकते हैं, और जो मूल्यांकन करने वाला जो व्यक्ति है वह उस स्थिति में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी बात मूल्यांकन के बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण बन जाती है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अनुवाद मूल्यांकन ज़्यादा कुछ कठिन मुद्दा नहीं है। इसको लेकर हम समझ सकते हैं कि अनुवाद मूल्यांकन में अनुवादक की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुवादक जितनी सूझबूझ के साथ अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए अनुदित पाठ को रचेगा या लिखेगा, उसके आधार पर अनुवाद मूल्यांकन करना भी वहाँ पे सरल होगा, सहज होगा। और अनुवाद मूल्यांकन में ये जब देखा जाएगा कि अनुदित पाठ मूल के पाठ के समान ही बन गया है या मूल के पाठ के समान ही वह उसमें सभी बातें आ गई है, तो समझ लीजिएगा कि वो अनुदित पाठ जो है वहाँ पे सफल माना जाएगा और वो अनुवाद जो है सफल कहा जाएगा। तो इस तरह से मूल्यांकन जो है, अनुवाद मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा जो है अनुवाद के संदर्भ में वहाँ पे विचारणीय है, और उसके ऊपर सोचना जरूरी है, उस प्रकार का मूल्यांकन भी होना जरूरी है, तभी जाकर अनुवाद की सफलता वहाँ पे आकी जा सकती है। तो ये अनुवाद मूल्यांकन का मुद्दा था। तो अगले लेक्चर में मैं अनुवाद संपादन को लेकर आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।